स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th की ज्योग्राफ़ी, जो कि सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो इस वीडियो को यानी कि इस चैप्टर को, सेकंड चैप्टर को हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे, चाहे आधा घंटा हो जाए या 45 मिनट हो जाए। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड अदर बोर्ड, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी है तो ये वीडियो आपके लिए काम आएगी। यानी कि ये सभी बोर्ड के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। पहला टॉपिक हमारा यही है कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। जनसंख्या वितरण होता क्या है, इसे जानते हैं। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है पृथ्वी की सतह पर लोगों के वितरण, यानी कि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी पर लोग किस प्रकार से फैले हुए हैं, इसी के वितरण को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण कहते हैं। फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता, मतलब जनसंख्या जो है, आबादी जो है, उसको पूरे पृथ्वी पर एक रूप में नहीं सजाया जा सकता। यानी ऐसा, मतलब मान लीजिए कि ये कोई जगह है, ये कोई जगह है और ये कोई जगह है। यहाँ पे मतलब ये बहुत बड़ा क्षेत्र है तो यहाँ पे 50 लोग रह रहे हों, और ये छोटा है तो यहाँ पे भी 50 लोग रह रहे हों, या यहाँ पे भी, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे हो सकता है कम लोग भी, यहाँ पे 10 लोग रह रहे होंगे, और यहाँ पे हो सकता है कि 50 लोग रह रहे होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। यानी कि असमान रूप से फैला हुआ है। कम स्थान पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और ज़्यादा स्थान पर बहुत कम लोग भी रह सकते हैं, ऐसा है। तो देखिए, ऐसा इसलिए है कि दुनिया का जो 90% आबादी है, पूरे विश्व का जो 90% आबादी है, वो 10% भूभाग क्षेत्रफल पर ही रहता है। दुनिया का 90% आबादी 10% भूभाग पर रहता है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि दुनिया का जो 10 सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ठीक है, वो इसकी आबादी यानी कि 90% में से 60% आबादी जो है वो इन्हीं 10 देशों में पाई जाती है। यानी कि 90% पूरे विश्व का जो 90% आबादी 10% क्षेत्र पर रहता है, तो इस 90% में 60% जो है वो सिर्फ 10 ही देशों में होता है। और ये 10 देशों में से 6 देश जो है वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। तो बहुत ही रोचक फैक्ट था, ये जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण क्या होता है वो जनसंख्या वितरण हमने जान चुका। जनसंख्या घनत्व क्या है, ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये जानते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्ति की औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो निवास करने वाले लोग हैं, यानी कि व्यक्ति हैं, उसकी जो औसत संख्या है, उसी संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका मतलब है कि भूमि के आकार के लोगों की संख्या के बीच का अनुपात बताता है, यानी अनुपात है। यानी कि भूमि और जनसंख्या के बीच का जो बीच जो होता है अनुपात, उसी को बताता है जनसंख्या घनत्व। अब देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कि सघन आबाद वाले क्षेत्र होते हैं। सघन आबाद वाले क्षेत्र हम उन क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ पे क्या होता है कि बहुत भीड़ भड़ाके वाले क्षेत्र होते हैं। जैसे कि सघन आबाद वाले क्षेत्र, ठीक है, ये घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे कि उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तर पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम पूर्वी एशिया, ये सब क्या है, सघन आबादी वाले क्षेत्र। तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि सघन आबाद वाले क्षेत्र तो हम समझ गए कि ये से मतलब सघन आबाद वाले क्षेत्र ये है, क्षेत्रों के नाम ये है, लेकिन सघन आबाद वाले क्षेत्र कहते किसको हैं? तो चलिए ये भी जान लेते हैं, सघन आबाद वाले क्षेत्र हम कहते किसको हैं। तो किसी भी क्षेत्र के, यानी कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में अगर 200 व्यक्ति से अधिक रहते हों, यानी कि 1 किलोमीटर में 200 से अधिक व्यक्ति रहते हों, तो वो क्या होते हैं, सघन आबादी वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये सारे जो क्षेत्र अभी आपने पढ़े हैं, ये सारे क्षेत्र सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं। आपको यहाँ पे जो ये आपको बताया था, ये 10 देशों में 10 देश जो हैं अधिक आबादी वाले देश, ठीक है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो 10 देशों के कौन कौन से नाम हैं, ठीक है। और
यहाँ उसके बाद अगला आता है विरल आबादी वाला देश। विरल मतलब होता है कि कम आबादी वाला देश। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि बहुत कम आबादी वाले होते हैं, जैसे कि ध्रुवों के पास जो होता है वो बहुत ही कम आबादी वाले देश होते हैं। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो होता है, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते। क्यों रहते हैं कि यहाँ पे गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंडियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो इन स्थानों पर लोग रहना ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो आबादी होती है वो विरल आबादी होती है, यानी कि बहुत कम होती है। और कुछ होते हैं मध्यम वर्ग वाले क्षेत्र। तो विरल आबादी वाले क्षेत्र कौन है? तो ध्रुवों के मतलब ध्रुवीय क्षेत्र के पास विरल आबादी वाले होते हैं, भूमध्य रेखा के पास, उच्च वर्षा क्षेत्र, ये सब क्या होते हैं? विरल आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। विरल आबादी वाले क्षेत्र की परिभाषा अगर पूछे जाए कि विरल आबादी वाले क्षेत्र किसे कहते हैं, तो विरल आबादी वाले क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति से कम रहते हों, यानी कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहता हो तो उसे विरल आबादी वाला क्षेत्र कहेंगे। और अब आता है मध्यम वर्ग वाला, यानी कि विरल आबादी और सघन आबादी के बीच में जो आता है वो मध्यम वर्ग वाला आता है। तो मध्यम आबादी वाला किसे कहेंगे? जी मतलब प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में अगर 11 से 50 व्यक्ति रहते हैं तो उसे हम मध्यम आकार वाला जनसंख्या क्षेत्र कहेंगे। और ये मध्यम आकार वाले कौन कौन से हैं? तो जैसे चीन है, दक्षिण भारत है, नॉर्वे है, स्वीडन है इत्यादि, ये सब सघन है, मतलब मध्यम सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं। उसके बाद यहाँ जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 देशों के नाम बताएं, वो जो पूरी दुनिया का 60% आबादी सिर्फ 10 देशों में ही पाया जाता है। उनमें से वो जो 10 देशों में से 6 देश जो हैं वो एशिया में है। तो वो 6 देशों के पहले नाम जान लेते हैं। चीन जो है वो एशिया में है, भारत एशिया में है, इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में है, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में है, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में है और जापान एशिया महाद्वीप में है। तो ये 6 जो देश हैं ये कौन कौन से देश हैं? ये एशिया महाद्वीप में देश हैं, एशिया महाद्वीप में फैले हुए हैं। और इन्हीं 6 देशों में विश्व का मतलब जो 90% आबादी था उनमें से 60% इसी 6 देशों में पाया जाता है। अब वो 10 देशों के नाम कौन कौन से, तो सीक्वेंस में बता देते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है वो चाइना है, उसके बाद आता है भारत, उसके बाद आता है अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके बाद आता है इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, CIS, बांग्लादेश, जापान और नाइजीरिया। ठीक है, तो ये 10 देशों के नाम है जो कि बहुत अधिक आबादी वाले देश हैं। तो फर्स्ट में चाइना है और सेकंड में भारत है, लास्ट में जो है वो नाइजीरिया। ये 3 में से कोई एक पूछा जाता है, फर्स्ट पूछा जाता है, सेकंड या तो लास्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो सघन आबाद वाले विरल आबाद वाले जो क्षेत्र पढ़ाएं उसमें से यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है आपको, ये सब क्या है? ये सघन आबाद वाले क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यक्ति रहते हों, यानी कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति से अधिक लोग रहते हों। तो ये कौन से हो जाएंगे? सघन आबादी वाले क्षेत्र। ये जो है वे एशिया महाद्वीप में है, यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ है, तो ये सब क्या है? सघन आबादी वाले क्षेत्र। अब देखो सघन आबादी वाले से थोड़ा सा मतलब कम, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे मतलब 51 से 200 के बीच व्यक्ति रहते हो। तो ब्लैक में थोड़ा सा धुंधलापन जो है, ये सब जो है वो कौन से हैं? वो है मतलब ये भी सघन आबाद में ही आते हैं, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या है वो थोड़ी कम है। ठीक है, अब ये सघन आबाद वाले हैं। उसके बाद विरल आबाद वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? तो ये सब जो हैं विरल आबाद वाले क्षेत्र हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब विरल आबाद वाले क्षेत्र। यहाँ पे मतलब क्या है? बहुत ही कम मध्यम है, ये सब मध्यम में है, यानी कि बहुत ना तो ज़्यादा है और ना ही कम है। ठीक है, और बहुत कम जो आबाद वाले क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये सब जो हैं वो बहुत कम, यहाँ पे ये ध्रुवों के पास बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये सघन आबाद वाले, विरल आबाद वाले और मध्यम आबाद वाले जो क्षेत्र थे उसे आप जान चुके हैं। उसके बाद आता है कि जनसंख्या घनत्व की गणना। अब जनसंख्या घनत्व की अगर हमें गणना करना है तो वो कैसे करेंगे? जनसंख्या घनत्व की गणना, तो जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या घनत्व की परिभाषा तो आपने जान चुकी है, उसकी गणना कैसे करेंगे वो जानते हैं। अगर जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जाए कि कैसे निकालते हैं, तो कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल बराबर जो हमारा निकलेगा वही जनसंख्या घनत्व होगा। अब देखिए यहाँ पे जनांकीय संक्रमण, ये गलती से यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि नहीं तो मतलब ये लास्ट में जनसंख्या संक्रमण को बताया है मैंने, तो इस टॉपिक को आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा, बता देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे इसे
अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्या है, यानी कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है उसका हम उपयोग किस लिए करते हैं। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है, सॉरी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, हम जनसंख्या बोल रहे थे, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है वो क्या है कि इसका प्रयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने के लिए करते हैं। यानी कि कोई क्षेत्र है, अगर हमें पता करना है कि इस क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में हमें जानना है, तो वो किसके बारे कैसे जानते हैं, तो जनांकीय संक्रमण से हम उस क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में जान सकते हैं। और भविष्य में अगर हम उस जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाना चाहते, पूर्ण अनुमान लगाना चाहते पूरी तरीके से, तो हमें जनांकीय संक्रमण का सहारा लेना पड़ेगा उस जगह के जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए। उसके बाद जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो 3 कारक हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनांकीय संक्रमण वाला तो अभी वहाँ पे है, वहाँ पे बताएंगे आपको। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी बोर्ड से हो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चाहे किसी भी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लेंगे, ये क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन कौन से हैं, वो कारक हैं भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक। यानी कि ये 3 कारक हैं और ये 3 कारक को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो है वो है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक जिसे हम अभी भौगोलिक कारक भी बोल सकते हैं। भौगोलिक कारक यानी कि बनावट, प्रकृति की बनावट, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उच्चावच यानी कि पृथ्वी की बनावट, ठीक है, पृथ्वी की बनावट भी इसे हम बोल सकते हैं, उच्चावच या पृथ्वी की बनावट। तो देखिए आपको अगर पूछा जाए कि आप किन क्षेत्रों पर रहना पसंद करेंगे, उन क्षेत्रों पर जहाँ पे मतलब पहाड़ी है या फिर आप समतल ज़मीन पर रहना पसंद करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि हम समतल ज़मीन पर रहना पसंद करेंगे। समतल ज़मीन पर आप रहना क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कृषि करना आसान है और नदी घाटी के किनारे अगर आप वहाँ पर नदी कोई है तो वहाँ के लिए और भी अच्छा है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप बसने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पर्वतीय पठारीय तथा उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं, क्योंकि जबकि मैदानी क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उर्वरक होती है। यानी कि मैदानी क्षेत्रों में और नदी के किनारे जो होता है, ठीक है, क्षेत्र वहाँ पे की जो भूमि होती है, ज़मीन होती है, वो उर्वरक होती है, मतलब उपजाऊ ज़मीन होती है। यहाँ पे कृषि की जा सकती है। यही कारण है कि नदी घाटी वाला जितना भी क्षेत्र है वहाँ पे सघन आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे कि गंगा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, सघन आबादी वाले क्षेत्र में आते हैं, मतलब अधिक घनी आबादी बसी हुई इन सभी क्षेत्रों की। तो ये जो था उच्चावच या भूमि की बनावट भी इसे कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद जलवायु मतलब आपको पूछा जाए कि कैसे जलवायु पर रहना पसंद करेंगे। ऐसे जलवायु पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो ठंडियों के मौसम में, और वहाँ पे या तो जहाँ पे गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो आप कहेंगे नहीं भाई ऐसा कोई जगह नहीं चाहिए, ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे मतलब सर्दियों के मौसम में थोड़ी मोड़ी सर्दी हो और गर्मियों के मौसम में थोड़ी मोड़ी गर्मी हो, मतलब बीच में मिला और रहे, वहाँ पर हम रहना पसंद करेंगे। अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करती है। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे मरुस्थल व पहाड़ी क्षेत्र मानसून प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। वैसे एशिया के देश हैं, जैसे ये एशिया के देश जो है यहाँ पे बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्योंकि ये क्या है, ना तो मतलब ज़्यादा गर्म वाले क्षेत्र हैं, ना ही ज़्यादा ठंडी क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जलवायु में। उसके बाद मृदा की बात करते हैं। मृदा यानी कि मिट्टी। अगर आप किसान हैं तो आप कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, ऐसे स्थान पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पे मतलब अच्छे से खेती की जा सकती हो, जहाँ पे मतलब पटवन का साधन हो, यानी कि सिंचाई करने का साधन हो। तो ऐसे स्थानों पर रहना आप पसंद करेंगे। तो जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरता शक्ति, यहाँ पे उर्वरता शक्ति होनी चाहिए, उर्वरता शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ा है। अब देखिए उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य फसलें अधिक पैदा की जाती है। जो मतलब ऐसी मिट्टी जो कि उर्वरता मिट्टी है, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अधिक फसलें उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होगा वो अधिक होगा। इसलिए लोग नदी घाटी की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र पर बसना ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो ये मृदा जो थे, यानी कि मृदा को हम मिट्टी कहते हैं, तो मृदा भी हमें समझ में आ गया। उसके बाद अगला है जल की उपलब्धता। आपने सुना होगा एक वर्ड, यानी कि जल ही जीवन है। आपको अगर कहे कि बिना जल के आप जीवन जी सकते हैं या जीवित रह सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, जल ही जीवन है। तो लोग उन क्षेत्रों में बसने को
प्राथमिकता देते हैं, यानी बसने को कहते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि नदी घाटी विश्व के सर्वाधिक सघन बसे हुए हैं, यानी कि इसी कारण से जो नदी घाटी क्षेत्र होता है वहाँ पे ज़्यादा घना आबादी रहता है। उसके बाद आगे है वनस्पति, यानी कि वन, पेड़ पौधे, जंगल। तो अत्यधिक वनों के कारण भी जनसंख्या अत्यधिक नहीं पाई जाए, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल हो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कोणधारा वनों की अधिक उपयोगिता, मतलब ऐसे वन जिसके मतलब उपयोग हो रहे हों वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसे रोजगार भी मिल जाते हैं और वहाँ पे रहने के लिए साधन भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो ये था वनों की मतलब वनस्पति। उसके बाद ये जो हमारा प्राकृतिक कारक था यानी कि भौगोलिक कारक था वो हमारा खत्म हो गया। अब आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है, वो पूछे जाते हैं यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि भौगोलिक और भौगोलिक और आर्थिक कारक में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब जानते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में होता है, आर्थिक कारक में क्या होता है कि लोग ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पे क्या हो कि मतलब आसानी से उसे काम मिल जाए, पैसों का साधन मिल जाए। तो आर्थिक का मतलब ये होता है कि जी मतलब ऐसा कोई काम जिससे कि उसे पैसा प्राप्त हो, यानी कि इनकम हो, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी बनी रहे। तो लोग ऐसे स्थान पर जाना पसंद करते हैं काम के लिए जहाँ पे मतलब नए नए मतलब नगरीयकरण, मतलब शहरों में लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे उद्योग होते हैं। क्षेत्रों में उद्योग और नगरीय केंद्र की वृद्धि एक उच्च जनसंख्या घनत्व को आकर्षित करता है, यानी कि नगर में क्या करता है कि जब नगरीय होता है वहाँ पे उद्योग ज़्यादा होते हैं तो लोग वो उद्योग लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है रोजगार की तलाश में, और लोग कहाँ जाते हैं? वहीं जाते हैं जहाँ पे उद्योग होते हैं। उसके बाद खनिज निक्षेपण, मतलब ऐसे स्थान पर भी लोग जाना पसंद करते हैं जहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मान लीजिए कि इस जगह पर कोई खनिज है तो सरकार क्या करेगी? इस खनिज को बाहर निकलवाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पेट्रोल है तो सरकार क्या करेगा? इस जगह के पेट्रोल को बाहर निकालेगा। अब इस जगह के पेट्रोल को बाहर निकलवाने के लिए उसके मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मजदूर कहाँ आएगा? तो इन्हीं क्षेत्रों में आएगा जहाँ खनिज निक्षेपण होता हो, मतलब खनिजों का काम होता हो। लोग ऐसे स्थान पर आना पसंद करते हैं। तो ये जो आर्थिक यानी कि भौगोलिक कारक और आर्थिक कारक था, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन अगर एग्जाम से पूछे जाते हैं आपसे तो बहुत ही आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि कहते किसको हैं ये जानते हैं। यह समय की एक विशिष्ट अवधि के दौरान एक क्षेत्र के निवास की जनसंख्या में परिवर्तन को संदर्भ करता है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है हम आपको बताते हैं अच्छे तरीके से। जनसंख्या वृद्धि, मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, यहाँ की कुछ आबादी है, मान लीजिए यहाँ की आबादी जो है वो 1000 है और कुछ दिनों के बाद फिर वापस यहाँ आए तो यहाँ की आबादी जो थी वो 1500 आबादी हो गई। तो जनसंख्या में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या में वृद्धि दर। अब देखिए जनसंख्या में जो वृद्धि होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, यानी कि सकारात्मक भी हो सकता है, और नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक और ऋणात्मक कैसे हो सकता है वो जानते हैं। तो जनसंख्या की सकारात्मक वृद्धि भी होती है। सकारात्मक वृद्धि कब होती है? जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, यानी कि जन्म ज़्यादा हो रहे हों और मर कम रहे हों, तो वो जो जनसंख्या में वृद्धि होगी वो सकारात्मक वृद्धि होगी, यानी कि धनात्मक वृद्धि होगी। अब ऋणात्मक वृद्धि कैसी होती है? तो इसका अपोजिट है, यानी कि जन्म बहुत कम हो रहे हों और मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा हो रहे हों, तो ये क्या हो जाएगा? नकारात्मक वृद्धि, यानी कि ऋणात्मक वृद्धि हो जाएगी जनसंख्या की। तो जनसंख्या के बारे में आप जान चुके। अब जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक, मतलब जनसंख्या में परिवर्तन जो होता है वो 3 घटक के कारण होता है, 3 कारणों से होता है। वो 3 कारण कौन है? पहला है जन्म दर, और दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। ये जन्म दर मृत्यु दर तो जान चुके हैं, प्रवास क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले जन्म दर क्या होता है ये जानते हैं। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि अशोधित जन्म दर ऐसे जन्म मतलब प्रति 1000 स्त्रियों ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, मतलब जीवित बच्चों को जन्म दिया, तो वो क्या हो जाएंगे? जन्म दर में आ जाएंगे। इसके उच्च होने या निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन
परिवर्तन से सीधा संबंध होता है। मतलब ये जन्म दर अगर ज़्यादा हो रहे हो तो जनसंख्या परिवर्तन में वृद्धि होगी, अगर कम रहे होंगे तो जनसंख्या वृद्धि दर में ऋणात्मक कमी आ रही होगी। तो जनसंख्या में परिवर्तन जो आता है जन्म दर से आता है, वो आप समझ गए। उसके बाद आता है मृत्यु दर। मृत्यु दर भी जनसंख्या में परिवर्तन लाता है। वो कैसे लाता है? मान लीजिए कि इसकी आबादी, मतलब यहाँ की आबादी पहले यहाँ पे 1,000 लोग रहते थे, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद आए तो यहाँ की जो आबादी थी वो कितनी हो गई? वो 1700 आबादी हो गई। 1700 आबादी हो गई तो मतलब क्या हुआ? सॉरी, 1700 नहीं, यहाँ पहले 1,000 लोग थे और यहाँ की आबादी आपके आने के बाद 700 हो गई। तो इसमें क्या होगा कि 300 आबादी घट गए, तो मान लिया मृत्यु हो गई, 300 की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद आए तो 300 की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु दर भी क्या करता है? जनसंख्या में ऋणात्मक कमी लाता है। तो मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में सकारात्मक भी निभाता है और कभी नकारात्मक भी निभाता है। अगर अधिक मृत्यु हो रही हो तो वो नकारात्मक भूमिका निभाता है। अगर मतलब ज़्यादा नहीं हो रहे हो, जितने के मतलब जितना जन्म दर हो रहा हो उससे कम मृत्यु दर हो रहे हो तो वो सकारात्मक वृद्धि निभाता है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जनसंख्या से ही नहीं होता। अब जो देखिए, जनसंख्या में वृद्धि सिर्फ जन्म दर से ही नहीं होता है, मृत्यु दर से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। वो कैसे होती है वो जानते हैं। जनसंख्या में वृद्धि मृत्यु दर से भी ऐसे होती है। मान लीजिए कि जन्म दर जो हो रहा है वो 1,000 महिला जो है उन्होंने 500 बच्चों को जन्म दिया। 1,000 महिलाओं ने 500 बच्चे को जन्म दिया, मतलब कुछ 1,000 में 500 बच्चे बच गए, कुछ उनमें से कुछ मर गए। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये नकारात्मक वृद्धि हो जाएगा। मतलब जितना जन्म हुआ से उतना मर ही गया, तो ये नकारात्मक वृद्धि। अब सकारात्मक वृद्धि यानी कि मृत्यु दर भी सकारात्मक वृद्धि निभाता है। यानी कि 1,000 महिलाओं ने 1,000 महिलाओं ने 900 बच्चे को जन्म दिया, तो ये हो जाएगा सकारात्मक वृद्धि, मृत्यु दर से भी होती है। अब देखिए प्रवास आपके लिए हो सकता है नया वर्ड है, लेकिन आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे प्रवास के बारे में। तो प्रवास के द्वारा जनसंख्या के प्रवास क्या होता है पहले ही जान लेते हैं। ये मान लीजिए कि बिहार है बी, और ये मान लीजिए आप कि झारखंड है जी। तो अगर आपको बिहार से झारखंड जाना है तो आप क्या करेंगे? मतलब आप प्रवास कर रहे हैं, यानी कि आप बिहार से झारखंड आए हैं तो आप एक प्रवासी हैं। ठीक है, और जहाँ से कोई जाता है उसे हम गंतव्य उद्गम स्थान कहते हैं। जहाँ से कोई व्यक्ति जाता है उसे गंतव्य उद्गम स्थान कहते हैं, और जहाँ पे वो जाता है उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। इसे याद रखिएगा। तो देखिए, प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत उद्गम स्थान को छोड़कर, उद्गम स्थान यानी कि जो जहाँ से पहले था, यानी कि बिहार से वो जा रहा है तो वो उद्गम स्थान को छोड़कर वह गंतव्य स्थान पर आकर बसना दोनों सीमित है। मतलब गंतव्य स्थान पर वो नए जगह पर आकर बस जाता है। प्रवास अस्थाई हो सकता है, मौसमी हो सकता है, या दोनों प्रकार। मतलब अस्थाई क्या मतलब? आप बिहार को छोड़कर हमेशा के लिए झारखंड चले गए तो ये आपका अस्थाई प्रवास हो गया। लेकिन आप कुछ काम के तलाश में झारखंड आए हैं बिहार को छोड़कर, तो ये क्या हो गया आपका मौसमी, मतलब स्थानांतरण, मौसमी प्रवास हो गया। यह जनसंख्या परिवर्तन में भी योगदान देता है। अब ये मान लीजिए यहाँ की कुछ आबादी थी, 500 आबादी थी, और आप बिहार से निकलकर चले गए तो यहाँ की आबादी कितनी हो गई? तो यहाँ की आबादी 499 हो गई, यानी कि एक की में कमी हो गई, एक आबादी की। और यहाँ की आबादी 600 थी झारखंड की, तो एक की बढ़ गई। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ पे 600 था, 600 एक आबादी हो गई यहाँ की। ठीक है, अब देखिए कि प्रवास के आकर्षक कारक, मतलब प्रवास का आकर्षण कारक, मतलब किस कारणों के वजह से कोई व्यक्ति अपने उद्गम स्थान को छोड़कर किसी एक गंतव्य स्थान के पास जाता है। यानी कि प्रवास के आकर्षक कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षण माना जाता है। यानी कि जो व्यक्ति जहाँ पे पहले था उसको छोड़कर जहाँ पे वो जाता है वो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कैसे होता है ये जानते हैं। अब वो जो व्यक्ति बिहार से झारखंड गए हों वो किस लिए गए हों? हो सकता है वो काम के बेहतर अवसर में गए हों, मतलब उसे बिहार में अच्छे काम नहीं मिल रहे थे तो वो झारखंड चले गए, वहाँ पर उसे अच्छे काम मिल गए, यानी कि काम ढूंढने के लिए वो झारखंड चले गए। उसके बाद वहाँ वो रहन
सहन की अच्छी दशाएं के लिए भी जा सकता है। मतलब बिहार में उसे रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, अच्छे उसके बाद मतलब कोई अच्छी जगह नहीं थी, वो कहाँ चले गए, झारखंड चले गए। उसके बाद शांति व अस्थाई, मतलब बिहार में उसे शांति नहीं मिल रही थी, यहाँ पे राजनीतिक उपद्रव बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो झारखंड चले गए। उसके बाद अनुकूल जलवायु, बिहार की जो जलवायु थी उसे पसंद नहीं आई, इसलिए वो झारखंड चले गए। उसके बाद जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, मतलब अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा बिहार में रहकर वो नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कहाँ चले गए, झारखंड चले गए। तो ये सकारात्मक प्रभाव है, मतलब इन कारणों की वजह से हम वहाँ चले गए। हम वहाँ किस लिए गए, यानी कि बिहार को छोड़कर हम झारखंड क्यों गए, इसलिए गए कि यहाँ पे झारखंड में हमें सब कुछ अच्छा दिखाई दिया, यहाँ पे हमें काम भी मिल गए, रहन सहन की अच्छी दशा भी मिल गई, शांति भी मिल गया, यहाँ की जलवायु भी हमें अच्छी लगी, और हम अपना जीवन और संपत्ति की सुरक्षा भी हम कर सकते हैं। तो ये सकारात्मक मतलब हुआ कि हम अपने इच्छा के अनुसार वहाँ गए। अब देखिए आता है मतलब यानी कि प्रतिकर्ष, अपकर्ष पढ़े थे, अब जानते प्रतिकर्ष, यानी कि हम मजबूरी में छोड़ कर जा रहे हैं, प्रतिकर्ष का मतलब होता है। तो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक उद्गम स्थान को गंतव्य स्थान बनाते हैं, यानी कि जिस स्थान को वो छोड़ कर जा रहे हों और जहाँ पे वो जाता है वही उसके लिए वो परमानेंटली स्थान हो जाता है, वो वहीं का वो हो जाता है। इन कारणों की वजह से लोग इन स्थानों को छोड़कर चले जाते हैं। तो किन किन कारणों की वजह से किसी स्थान को लोग व्यक्ति, यानी कि अब बिहार को जो छोड़कर झारखंड गए, आखिर किस वजह से वो छोड़कर गए, तो वो देखिए किस वजह से गए वो जानते। हो सकता है यहाँ पे उसे रहने के लिए अच्छी, मतलब रहन सहन की निम्न दशा, अच्छी दशा नहीं मिल रही थी उसे। उसके बाद राजनीतिक उपद्रव थे यहाँ पे, मतलब राजनीति बहुत खराब थी यहाँ की, और अनुकूल जलवायु यहाँ की बहुत बेकार थी, जिसे उसे पसंद नहीं आया, इसलिए वो झारखंड चले गए। और प्राकृतिक यहाँ विपदाएं, यानी कि प्राकृतिक विपदाएं आती, भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, इसलिए वो यहाँ मतलब बिहार को छोड़कर किसी और राज्य चले गए। उसके बाद महामारी, यानी कि बिहार में महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, इसलिए ये बिहार को छोड़कर झारखंड चले गए। उसके बाद आर्थिक पिछड़ापन, ये आर्थिक रूप से यहाँ पे पिछड़े हुए थे, इसलिए ये बिहार को छोड़कर झारखंड चले गए। तो ये था प्रतिकर्ष कारक, यानी कि इन कारणों के वजह से हम किसी जगह को छोड़कर जाते हैं। और आगे जो पढ़ा हमने वो पढ़ा अपकर्ष कारक, यानी कि किसी वो जो पढ़े थे उन कारणों की वजह से हम उस जगह पर खींचे चले आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें सब कुछ अच्छी मिलती है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। अब बताइए कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, आपने अभी पढ़ा कि जो दुनिया की 10 जो सबसे बड़ी आबादी वाली देश है, उनमें से सबसे पहले चाइना और भारत है दूसरे नंबर पर। तो जो जनसंख्या में इतनी बड़ी आबादी आ रही है, इससे हम कैसे निपटें, ये आखिर हमारे लिए ये समस्या ला रही है। मतलब जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे हमारे लिए समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। वो कौन कौन सी समस्याएं बढ़ती जा रही है वो देखते हैं। तो संसाधनों पर अत्यधिक भार चल रहा है। मान लीजिए कि आपके पास पेट्रोल जो है वो 500 लीटर है, 500 लीटर है, और आप इसमें से अगर एक व्यक्ति यूज़ करे तो इसे 10 दिन यूज़ कर सकता है। अगर आप इसमें से 3 व्यक्ति मिल जाएं या 5 व्यक्ति मिल जाएं तो आप कितने दिनों तक यूज़ करेंगे, बहुत कम दिनों तक आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो संसाधनों पर, जो भी संसाधन हमारे पास होता है, अगर उनमें से उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ जाती है तो उन संसाधनों पर दबाव पड़ता है, यानी कि वो संसाधन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आगे है संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास, यानी कि बहुत ही तेज़ी से उस संसाधनों का ह्रास हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, पतन हो जाता है उन संसाधनों का। उसके बाद जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई होती है। जब जनसंख्या में बढ़ोतरी आ जाती है तो जनसंख्या के भरण पोषण के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और विकास की गति का अवरुद्ध होना होता है। मतलब विकास जो होता है उसका गति जो चल रहा होता है वो धीमा हो जाता है, यानी कि रुक जाता है विकास होना, अपने देश का विकास होना रुक जाता है जिस देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। अब जनसंख्या ह्रास के परिणाम, मतलब जनसंख्या ह्रास जब हो जाता है तो उसके बाद कौन कौन सी समस्याएं आती है वो जानते हैं। जनसंख्या का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, मतलब संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, संसाधनों का पूरी तरीके से हम उपयोग नहीं कर पाते। जनसंख्या मतलब जनसंख्या ह्रास के परिणाम, तो जनसंख्या का पूरी तरीके से हम उपयोग नहीं कर सकते। समाज की
आधारभूत संरचना एवं स्वयं की स्थिरता को नहीं बना सकते। मतलब समाज की जो आधारभूत उपयोग हैं, रोजमर्रा के जीवन में जो उपयोग हैं, उसकी हम और उसे हम अस्थिर नहीं कर सकते हैं, स्थिर नहीं कर सकते, वो अस्थिर रहता है। और देश व भविष्य की चिंता जो होती है वो निराश में डुबा जाती है। मतलब पूरे देश की चिंता हमें हमेशा रखती है और ये निराश में डुबो कर ले जाती है। अब देखिए कि मान लीजिए कि किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही हो, ठीक है, तीव्र गति से बढ़ने पर वहाँ की आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव, यानी कि किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही हो तो वहाँ की जनसंख्या में आर्थिक विकास में कौन कौन सी कमियां आएगी, यानी कि क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिए, जनसंख्या के तीव्र गति से वृद्धि के कारण अनेक प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जब जनसंख्या बढ़ने लगता है तो जनसंख्या बढ़ने के कारण आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों तरह की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती है। अब देखिए वो कौन कौन सी समस्याएं हैं। पहला है भोजन की समस्या। जब अधिक लोग हो जाते हैं तो भोजन की समस्या हो जाती है, यानी कि तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भोजन पदार्थ की आवश्यकता की पूर्ति कठिन हो जाती है, यानी कि हम अब खाने के लिए भोजन का उपयोग करना भी हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत करने के बाद हमें फिर भोजन मिलता है। उसके बाद आवास की समस्या। आवास मतलब रहने की समस्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास स्थान की कमी हो जाती है, मतलब रहने की कमी हो जाती है और लाखों लोग झुग्गी तथा झोपड़ियों में निवास करते हैं। जब जनसंख्या बढ़ जाता है तो रहने के लिए जगह ही नहीं मिलता। जब जगह नहीं मिलता है तो क्या करते हैं लोग, झुग्गी झोपड़ियों में रहकर अपना गुजारा करते हैं। उसके बाद बेरोजगारी। जब लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन आर्थिक रूप से तो वो देश पिछड़ा हुआ है, तो पिछड़ा हुआ है तो वो क्या करेंगे, लोग बहुत ज़्यादा हैं और सरकार उसे नौकरी नहीं दे रहा है तो वो क्या करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो बेरोजगारी भी एक भुखमरी हो जाएगी। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेकारी एक गंभीर समस्या, मतलब बेरोजगारी या बेकारी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। आर्थिक विकास कम होने से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। यानी कि आर्थिक विकास जब कम हो जाता है तो अपने आप सरकार नौकरी नहीं दे पाती है और सरकार जब नौकरी नहीं दे पाती है तो बेरोजगारी खुद ब खुद बढ़ती चली जाती है। उसके बाद निम्न जीवन स्तर। जीवन स्तर जो होता है वो हमारा छोटा होता जाता है, यानी कि अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, यानी कि प्रति व्यक्ति की जो इनकम होती है वो कम हो जाती है, इसलिए वो स्तर गिर जाता है, यानी कि जीवन स्तर भी गिर जाता है, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं जीवित रह सकता। उसके बाद जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव। जनसंख्या का सबसे ज़्यादा किस पर दबाव पड़ जाता है, कृषि पर पड़ जाता है, यानी कि बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ जाता है। मतलब जब जनसंख्या बढ़ गई हो तो उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए तो भी कृषि करना पड़ेगा और कृषि करने के लिए खाद्यान्न संकट जो है वो कहाँ जाएगा। मतलब कृषि तो जितनी ज़मीन थी उतनी है, उससे कम ही हो जाती है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ जाता है तो उस जनसंख्या बढ़ने के बाद कृषि क्षेत्र कम हो जाता है। कृषि क्षेत्र कम होने के बाद कृषि मतलब खाद्यान्न ही नहीं मिल पाता है, खाने के खाद्य पदार्थ ही नहीं मिल पाते हैं। तो इसके वजह से भी मतलब जनसंख्या बढ़ने के कारण से भी हमें क्या मिलता है, जनसंख्या का कृषि पर भी दबाव बढ़ता है। उसके बाद बचत में कमी, मतलब हमारा पास जो शेष बचता था वो भी, उसमें भी कमी होने लगती है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ जाती है और जो हमें बचत होता था वो भी बहुत कम होती है। अब देखिए स्वास्थ्य यानी कि शरीर के बारे में। नगरों में गंदगी बढ़ जाती है, स्वास्थ्य और सफाई का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है और इससे बीमारियां फैली होती है और बीमारी से संक्रमण बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। अब देखिए जनांकीय संक्रमण जो आपको हम पहले बताए थे, वहाँ पे वो टॉपिक आप याद कर लीजिए कि वो उसमें हम क्या बताए थे आपको कि जनांकीय संक्रमण का उपयोग किस लिए करते हैं। तो जनांकीय संक्रमण का उपयोग इसलिए करते हैं, यानी कि अगर भविष्य में किसी भी जगह का अगर हमें जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना हो तो हम क्या करते हैं, जनांकीय संक्रमण के सहारे उस जगह का जनसंख्या पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उसके बाद जनसंख्या, तो आगे यहाँ पे कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। यह सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण
खेतीहर और अक्षित रूप से उन्नत होते जाते हैं। औद्योगिक और मतलब इसमें क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र का अगर हमें जनसंख्या जानना हो तो हम जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत जान सकते हैं। औद्योगिक और साक्षर बनता है और उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से निम्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब पहले शुरू में क्या होता है कि शुरू में व्यक्ति ऐसा रहता है कि मतलब बहुत ज़्यादा जन्म दर करता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा पढ़ने लिखने लगता है तो वो क्या करता है, जन्म दर में थोड़ी कमी आ जाती है। ठीक है, और मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है। तो वो इस प्रकार से हैं, वो जानते हैं। 3 चरणों में इसे डिवाइड करके रखा है। प्रथम चरण में क्या होता है कि प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर होता है, मतलब जन्म बहुत ज़्यादा होते हैं और मृत्यु दर भी उच्च होती है, क्योंकि उस समय चिकित्सक नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, प्रौद्योगिकी नहीं होती, जिसकी वजह से मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा होती है और जन्म दर भी बहुत ज़्यादा होती है। वो इसलिए क्योंकि शिक्षित लोग शिक्षित नहीं रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो धीमी होती है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि तो धीमी होती है, लेकिन जन्म भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मृत्यु भी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम होता है। अधिकतम लोग प्राथमिक अवस्था में रहते, मतलब ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप करने में लगे रहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है कृषि करना, मछली पालना, पशु पालना, ये सब आते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप में। यानी कि ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं और बड़े परिवार संपत्ति माने जाते हैं। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, मतलब इसमें जीवन जो प्रत्याशा होती है, जीवन की जो रेखा होती है वो बहुत छोटी होती है। तो ये प्रथम चरण था, यानी कि प्रथम अवस्था था। उसके बाद दूसरी अवस्था में कुछ सुधार आता है। सुधार क्या आता है, जन्म दर में कुछ सुधार आ जाता है। तो इस अवस्था में आरंभ में उच्च जन्म दर होता है, यानी कि शुरू में तो जन्म दर उच्च होता, मतलब उच्च जन्म दर बनी रहती है, किंतु समय के साथ घटती जाती है। यानी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है उस जन्म दर में भी कमी आती जाती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है, क्योंकि मतलब लोग शिक्षित हो जाते हैं और चिकित्सक वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, मतलब बच्चों को बचा लेते हैं, मरने नहीं देते। जन्म व मृत्यु में अंतर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती जाती है। अब देखिए इनमें जन्म में जन्म दर तो हो रहा है, उच्च ही जन्म दर है, लेकिन मृत्यु दर अब नहीं हो रहा। तो जब मृत्यु दर नहीं होगा तो जनसंख्या में धीरे धीरे क्या होगा, मतलब जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा टॉपिक है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में ये होता है कि इस अवस्था में सारे चीज मतलब अच्छे हो जाते हैं। तृतीय अवस्था में इस अवस्था में जन्म दर भी मतलब कम हो जाता है, मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाता है, लगभग संतुलित की स्थिति में आ जाता है। यानी कि मृत्यु दर जितना होता है और उतना ही मतलब जितना मृत्यु दर हो रहा है तो उससे बहुत ही कम जन्म दर जितना हो रहा है उससे बहुत ही कम मृत्यु दर हो रहा है। तो मतलब संतुलित हो जाता है, ना ज़्यादा मरता है ना ज़्यादा जन्म दर होता है। और जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है और अथवा बहुत ही कम मतलब कम से कम गतिरोध से वो वृद्ध मतलब बढ़ती जाती है। या तो जनसंख्या कम हो जाती है या तो वो धीमे धीमे बढ़ती है। इस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित हो जाती है, यानी कि पढ़ा लिखा हो जाता है, तकनीकी ज्ञान का उसे नॉलेज हो जाता है, विचार पूरक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। यानी कि तृतीय अवस्था में सब कुछ ठीक हो जाता है, जनसंख्या में परिवर्तन हो जाता है, जनसंख्या मतलब जन्म दर में भी कमी आ जाती है, मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है, लोग डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, शिक्षित हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं। तो ये सब तृतीय अवस्था में होता है। तो यहाँ से हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ऐसे वीडियो बना पाता हूँ। बहुत मेहनत लगती है, 2-3 दिनों के बाद ऐसे वीडियो नोट्स बनाना, उसके बाद फिर वीडियो बनाना। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।